हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। 2-4 दिन से मेरी तबीयत ज़रा ख़राब चल रही थी, जिस वजह से मैंने 2-4 दिन क्लास नहीं ले पाया था आप लोगों की। आज मैं क्लास लेके फिर आया हूँ। मैं इससे पहले जो टॉपिक आपका पढ़ा रहा था वो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको सिखा दी थी, जैसे वैद्युत आवेश क्या होता है या फिर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये मैंने सब कुछ आपको बता दी थी। वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी बता दिया था। आज बात करते हैं हम क्या कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इससे पिछले क्लास में मैंने तीव्रता के बारे में डिस्कस कर चुका था। आज बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु आप पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर। देखो बेटा, इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं। एक मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया जिसको हम कहते हैं Q, ए बिंदु पर। ए बिंदु से r दूरी पर हमें यहाँ पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया Q0 बी बिंदु पर। बी बिंदु पर हमें क्या करना है, ए बिंदु था जिस पर चार्ज हमने प्लस चार्ज लिया। उसके बाद ए बिंदु से r दूरी पर बिंदु बी पर एक हमने परीक्षण आवेश लिया। अब इस बी बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है r दूरी पर। तो आपको मैंने बताया था कि जब दो बिंदु आवेश r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच क्या लगता है, एक वैद्युतीय बल लगता है। और जो वैद्युतीय बल जो लगता है वो कूलाम के नियम ने हमें क्या सिद्ध करके दिखाया था हमने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। तो लिखेंगे बेटा प्लस Q आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युतीय बल। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में r²। ये फॉर्मूला था, सूत्र जो मैंने कूलाम का सूत्र आपको सिद्ध कराया था। देखो भाई, Q1 की वैल्यू कितनी है प्लस Q, और Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी है Q0। Q2 की वैल्यू है कितनी है Q0। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, Q1 की जगह क्या करेंगे Q प्लस Q पुट करेंगे और Q2 की जगह क्या करेंगे Q0। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू में Q1 की जगह क्या लगाएंगे Q, Q2 की जगह क्या लगाएंगे Q0 अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी r है और r ही हमारे यहाँ तो क्या लगाएंगे r²। ये निकल के आया दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल का मान, यानी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर लगने वाले वैद्युतीय बल का मान। फिर हमने पढ़ाया था तुम्हें V नो दैट, हम जानते हैं, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। V नो दैट हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। E बराबर मैंने आपको पढ़ाया था इससे पिछली क्लास में, F/E में Q0। मैंने बताया था किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई बिंदु आवेश आने, परीक्षण आवेश आने पर जिस बल का महसूस करता है तो वो हमारा वैद्युतीय बल कहलाता है। वैद्युतीय बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे पिछले क्लास में मैं इसके डिस्कस कर चुका हूँ। इसको समीकरण नंबर क्या कह देते हैं 2। अगर हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी कि क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में Fe का मान पुट करें। तो देखो बेटा क्या आएगा हमारे पास, E बराबर एफ की जगह एफ का मान लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में क्यू
क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर बटे में हमारे पास कितना है क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन के इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई, एक मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये लिखवाया था, ई बराबर एफ ई अपॉन में क्यू नॉट। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आया था, जो कोई बिंदु आवेश है उससे आर दूरी पर कोई आवेश लाया जाए तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला आप ये लगाएंगे, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको यहाँ से एक रिलेशन साफ साफ नजर आता होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके बेटा, दूरी के। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते चले जाते हैं उसकी वैद्युत क्षेत्र दूरी बढ़ती चली जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। यानी दूरी बढ़ेगी, तीव्रता कम होगी, दूरी घटेगी। भाई दूरी घटेगी, रेसिप्रोकल है तो तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा निकल आया कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर हमारे दोनों बिंदु आवेशों के बीच क्या हो, वायु या निर्वात हो, इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं, वायु या निर्वात होने पर के का मान हमारे पास 1 हो जाता है, तब ये फॉर्मूला हमारा क्या दिखेगा, 1/4 एप्सिलॉन इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होगा, वायु या निर्वात होगा दोनों आवेशों के बीच, तो इस के का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो के की जगह हमने सिर्फ 1 लगा दिया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। पुलिस कांस्टेबल की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्जाम के लिए, वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, तो आप इस बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के। ठीक है, इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। और भी बेहतर तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है, और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था इससे पिछली क्लास में। क्या पढ़ाया? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है P बराबर Q इंटू में 2L। यानी एक ऐसा निकाय में से मतलब दो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान और द्विध्रुव की कुल लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव की फिर मैंने पिछली क्लास में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के बारे में भी बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की सिरों से निकलने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। उस पर अगर r दूरी पर कोई बिंदु ले लिया जाता है तो उसकी क्या कहलाती है? अक्षीय स्थिति कहलाती है। उसी अक्षीय स्थिति पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करने जा रहे हैं। बड़ा ध्यान से देखना इसको। तो पहले तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? ये माइनस का Q चार्ज यहां पर है, यहां प्लस का Q। इसकी टोटल लंबाई जो लेते हैं वो कितनी लेते हैं? 2L लेते हैं। इसका एक उदासीन बिंदु होता है जिसको O कहते हैं, इसको A पॉइंट कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं? B पॉइंट कह देते हैं। अब इसके अक्ष से निकलने वाली काल्पनिक रेखा, ये अक्ष कहलाती है। हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव के अंदर जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी, जो भी डिस्टेंस मापी जाएगी, वो उसके उदासीन बिंदु यानी मध्य बिंदु से नापी जाएगी। हम क्या करते हैं? इस मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P। क्या ले लेते हैं? P ले लो या कोई और बिंदु ले लो। इस बिंदु ले लेते हैं। इसी बिंदु पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। तो अभी अभी आपने देखा था कि अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन k इंटू में Q में r²। ये तो कांस्टेंट होता है। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? आवेश की। और किसकी? r क्या होता है? दूरी की। तो इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पहले क्या करेंगे? आवेश तो हमें पता है, एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? दूरी की, कि माइनस Q आवेश से ये बिंदु जो हमने अक्ष पर लिया है इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी कितनी? इस बिंदु को आप चाहे नाम दे सकते हैं P बिंदु। क्या नाम दे सकते हैं? P बिंदु। कि माइनस Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी क्या है, प्लस Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी क्या है। तो देखो बेटा, हमें यहाँ तक तो पता ही है कि मध्य बिंदु से P बिंदु तक की दूरी r है। और बात करते हैं अगर मध्य बिंदु में है तो ये दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक L होगी मध्य, और यहाँ पर क्या होगी? L, क्योंकि 2L है ना। कितनी है? वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी है? 2L है। तो अगर मध्य बिंदु में ये पॉइंट है तो L इधर की तरफ होगी। L कहाँ की तरफ होगी? इधर। अगर हम बात करें इस वाले बिंदु से लेके इस P बिंदु तक की दूरी, तो यहाँ तक तो हमें R पता है, हमें बात करना है यहाँ तक की। तो L इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यानी कि माइनस Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी कितनी होगी? R प्लस का L। ठीक। अगर बात करें Q बिंदु तक से लेके P बिंदु तक की दूरी, तो देखो हमें R बिंदु तक पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। हमें ये दूरी माइनस करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना। तो क्या लिख देंगे बेटा? R माइनस L। ये दूरी ही मेन है। समझ में आ गई हो तो सही बात है, समझ में आ जाएगा डेरिवेशन। क्यों? माइनस Q से लेके प्लस P बिंदु तक की दूरी हमारे पास कितनी है? R प्लस L। क्यों? क्योंकि हमें मध्य बिंदु तक R पता थी, मध्य बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी L है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई जो होती है वो 2L होती है। अगर हम उसका मध्य बिंदु से आगे की ओर बढ़ेंगे तो L दूरी तो आगे तक होगा, तो R प्लस L। उसके बाद मध्य बिंदु यहाँ तक हमें दूरी चाहिए इस प्लस Q से P तक की, तो हमें ये दूरी क्या करना पड़ेगी? माइनस। और ये दूरी कितनी है बेटा? L। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव 2L होता है, L इधर की तरफ हो जाएगा, L इधर की तरफ हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं, तो अब हमें दूरी पता चल गई, आवेश पता चल गए। अब हम निकाल सकते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बात करते हैं A बिंदु पर, इसको हमने ये माना है, A बिंदु पर
माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि आर बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में क्यू हमारे पास कितना है माइनस, लेकिन यहाँ पर हम जो लेंगे माइनस जो आवेश लेंगे विद साइन नहीं लेंगे, सिर्फ उसकी मात्रा लेंगे इन क्वांटिटी, यानी क्या लेंगे Q में इस माइनस क्यू आवेश से लेके P बिंदु तक की दूरी कितनी, देखो बेटा R + L का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन के R/Q/R²। देखो ये तो कांस्टेंट ऐसे ही आ गया, Q की जगह हमारे पास माइनस क्यू था, लेकिन हमें माइनस क्यू नहीं लेना है, विद साइन नहीं लेना, हमें सिर्फ उसकी मात्रा लेना है। तो हमने क्या ले लिया, Q ले लिया, और माइनस क्यू, और फिर हमें दूरी चाहिए थी, तो माइनस क्यू आवेश से P बिंदु तक जहाँ पे हमें तीव्रता फाइंड आउट करना है वहाँ तक की दूरी कितनी है, R + L लगा दे, इस पर स्क्वायर लगा था तो मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर में क्या कह देता हूँ, 1 कह देता हूँ। अच्छा, इस तीव्रता को मैं मान लेता हूँ E1 या EA मान लेते हैं, ए पॉइंट पे है EA। उसके बाद बात करते हैं, इस आवेश की बात हो गई, अब इस आवेश की बात करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु मैंने माना बी बिंदु पर तीव्रता, देखो EB = 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में आवेश हमने बताया सिर्फ मात्रा लेना है, प्लस नहीं लेना है, Q में इस प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी कितनी है, R - L, उसका भी क्या है, स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको क्या कर दिया, 2। अब हमें निकालना है P बिंदु पर परिणामी तीव्रता। देखो भाई, इस P बिंदु पर दो तीव्रताएं लग रही हैं, एक EA लग रही है और एक क्या लग रही है, EB। इनकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, मैंने बताया तीव्रता एक सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी। तो डायरेक्शन देखो बेटा कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था यहाँ पर जो बिंदु आवेश लिया जाएगा वो हमेशा कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अब देखो ये हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के कारण जो वैद्युतीय बल लगता है उसमें कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण। तो V की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर। अच्छा, ये कैसा है, निगेटिव, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव। तो माइनस और पॉजिटिव के बीच जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन, जिसके कारण EA की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर होगी। अब देखो एक की डायरेक्शन कहाँ की ओर, इधर की ओर, एक की डायरेक्शन कहाँ की ओर, इधर की ओर, EA। EB की डायरेक्शन इधर की ओर, EA की डायरेक्शन इधर की ओर। जब एक की डायरेक्शन इधर की ओर हो, एक की डायरेक्शन इधर की ओर हो, एक दूसरे का अपोजिट हो, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं। नहीं समझ में आई भाई। देखो ये हमारे पास कोई मार्कर है, इस मार्कर पर एक बंदा यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लगाकर अपनी ओर खींच रहा है, एक बंदा 15 न्यूटन का बल लगाकर अपनी ओर खींच रहा है। तो आप देखेंगे भाई इनका परिणामी निकालेंगे तो भाई 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 न्यूटन का बल आया। 5 न्यूटन का बल कहाँ की तरफ जाता है, इधर की ओर, तो इसकी परिणामी किधर की ओर होगी, जिधर बल ज्यादा लगा। भाई ये 5 न्यूटन 10 न्यूटन का बल लगा कोई बंदा इधर की ओर खींच रहा है, 15 न्यूटन का बल लगा कोई बंदा इधर की ओर खींच रहा है, तो ये मार्कर कहाँ की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। कितने न्यूटन से जाएगा, 5 न्यूटन के बल से जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन बल ये बंदा क्या लगा रहा है, ज्यादा। जब दो बलों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो ज्यादा वाले बल में से कम वाला बल क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ भी देखो तीव्रता एक की डायरेक्शन इधर, एक की डायरेक्शन इधर, तो एक में से दूसरे को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ बात करेंगे P बिंदु पर परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहलाती है। देखो EP बराबर EA माइनस EB माइनस का EA।
अच्छा, मैंने ई बी माइनस ई ए क्यों कहा? क्योंकि भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था तीव्रता जो होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर दूरी ज़्यादा होगी तीव्रता कम होगी, दूरी कम होगी तीव्रता क्या होगी? ज़्यादा। तो क्यू बिंदु से देखो तीव्रता, क्यू बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी कम है और ए बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं बी बिंदु की तीव्रता ज़्यादा होगी, यानी ई बी तीव्रता ज़्यादा होगी और ई ए तीव्रता क्या होगी? कम होगी। तो अब हमने परिणामी निकालने के लिए ज़्यादा वाले में से कम को घटाते हैं, तो ई बी में से मैंने किसको घटाया? ई ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है तीव्रता का मान कम होता चला जाता है, जैसे जैसे दूरी कम होती चली जाती है तीव्रता का मान क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो क्यू बिंदु बी बिंदु से देखो तीव्रता दूरी कम है और ए बिंदु से दूरी क्या है? ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि ई बी की तीव्रता ज़्यादा होगी, ई ए की तीव्रता क्या होगी? कम। तो मैंने परिणामी निकालने के लिए ई बी माइनस ई ए निकाल दिया, घटा दिया। समीकरण नंबर इसको 3 कर देता हूँ। अब देखो ई ए का मान भी हमारे पास है, ई बी का मान भी है, पुट कर देते हैं। पुट ई ए एंड ई बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी गेट, जब ई ए और ई बी का मान समीकरण नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ई ए और ई बी का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा? ई पी बराबर ई बी का मान देखो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस ई ए का मान जो हमारे पास कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ देखो कुछ कॉमन दिखा, तो कॉमन हमें साफ साफ दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू। ये ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेते हैं? तो ई पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में क्यू, क्यू यहाँ ले लो चाहे आप, ये मैंने कॉमन ले लिया। देखो कॉमन दिखा दे रहा हूँ मैं, कहाँ क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको? ये चीज़ कॉमन दिख रही है पूरा। कॉमन वही चीज़ होती है जो दोनों में हो। इसको मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या बचेगा? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो जब दो फ्रैक्शन नंबर हमारे पास आ जाती हैं तो फ्रैक्शन नंबर के बीच में अगर माइनस या प्लस का साइन आ जाता है तब हम वहाँ क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। देखो करते हैं, ई पी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऊपर ऊपर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नीचे नीचे, यानी कि हर की हर से मल्टीप्लाई करते हैं। यही एलसीएम लेने का तरीका होता है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल। फिर से समझ लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और बाद में नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटीज बन रही है दो, कौन कौन सी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2ab, और ए माइनस बी का जो होती है वो क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए की जगह आर है, बी की जगह कितना? एल है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं। देखो ई पी बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन के, क्या लगाएंगे? आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और प्लस 2rl,
फिर माइनस, यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे भाई। देखो अगर ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस की मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जो साइन पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये देखो आर स्क्वायर पॉजिटिव होगा मगर माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एल स्क्वायर पॉजिटिव होगा मगर माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और फिर माइनस का होगा 2RL, इसमें माइनस आता है मगर इस माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाए, प्लस 2RL। नीचे भी देखो एक आइडेंटिटीज बन गई हमारी भाई। जब क्या होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, चलो इधर ही बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। गौर करें आप, देखो ए में एक बार बी जुड़ रहा है, ए में एक बार बी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी देखो आर में एक बार एल घट रहा है, आर में से एक बार एल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। देखो भाई एक बार इसमें जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। यहाँ देखो ऊपर कुछ घट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस का है एक क्या का माइनस, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एक प्लस का था एक माइनस का, 2RL प्लस का और 2RL प्लस का जुड़ के कितने हो गए, 4RL यानी 4RL। देखो बेटा ये क्या हो गया, ई पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में 4RL। नीचे हमारे पास क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसकी जो लंबाई होती है 2L, ये बहुत अल्प लंबाई होती है। अल्प लंबाई का मतलब बहुत छोटी लंबाई होती है। किसके कंपेयर में, इस R के कंपेयर में। इस R के कंपेयर में L का मान बहुत छोटा होता है, और छोटे चीज़ की जब हम स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। तब हम क्या कहते हैं कि L जो है वो बहुत बहुत छोटा है किससे, R से। इसलिए कि एल स्क्वायर जो होगा वो और छोटा हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। सो हम एल स्क्वायर की वैल्यू 0 मान लेते हैं। 0 है नहीं, लगभग 0 है। जैसे मान लो किसी बंदे के पास करोड़ों रुपए हैं और एक बंदे के पास कितने, 1 रुपया है या 2 पैसे हैं, मान लो कितने, 1 पैसा है। तो भाई करोड़ों वालों की कंपेयर अगर 1 पैसे वाले से की जाए तो लगभग उसके सामने 0 होगा। 0 है नहीं, माना है लेकिन बहुत बहुत बड़ा है, इसलिए कंपेयर में 0 कर दिया। अगर वैसे 0 करेंगे एल की वैल्यू तो ऊपर 0 होने से तो जी पूरा ही 0 हो जाएगा। 0 है नहीं, लगभग उसकी आर से कंपेयर में 0 कर दिया है। जब 0 हो जाएगा तो आर की वैल्यू 0 लगा देंगे, एल की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ई पी इजिकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू, यहाँ देखो हमारे पास ये लिखा है 4, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2L इंटू में 2R बटे में, देखो इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो देखो आर स्क्वायर में 0 जोड़ोगे तो आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर खोलोगे तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4। एक पावर से एक पावर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इधर देखना है बेटा फिर ई पी बराबर इस क्यू की मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस क्यू को उसके साथ में क्यू इंटू में 2L इंटू में क्या है 2 बटे में आर की पावर 3। ठीक, अब इसके बाद इधर देख लेना, बस हो चुका सिद्ध। इधर देखो भाई ये हमारे पास आ गया ई पी इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू इंटू में 2L इंटू 2 अपॉन में आर क्यूब। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव मैंने क्या पढ़ाया था, P बराबर, वैद्युत द्विध्रुव मैंने पढ़ाया था P बराबर Q इंटू में 2L। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसकी जगह Q इंटू 2L है, इसकी जगह क्या लगा दूंगा, P लगा दूंगा। तो ये मेरा फॉर्मूला इस तरीके से कुछ नज़र आने लगेगा, ई पी इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में, भाई इसकी जगह P लगाऊंगा और P की गुणा 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 2P बटे में आर क्यूब। यही क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर
कि अक्षीय स्थिति पर कि आर दूरी पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजक है बेटा, 12th में आपने सीखा होगा इसको, आज मैंने आपको फिर से सिखा दिया। यानी क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, ई पी इजिकल टू, ई पी का मतलब आप ये लिख सकते हैं, ई अक्ष भी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, ई अक्ष, ई अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में 2p अपॉन में आर क्यूब। देखो बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ई अक्षीय इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2p अपॉन में आर क्यूब। ये p जो है यहाँ पर वो वैद्युत द्विध्रुव है, जो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो जाकर तुरंत देख ले। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैंने आपको क्या बताया, 3 फॉर्मूले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ। एक फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बताया था, E इजिकल टू एफ ई अपॉन में क्यू नॉट, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैंने आर दूरी पर दिखाया था आपको अभी प्रूव करके, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में क्यू बटे में आर स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला मैंने वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में दिखाया है आपको, अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में 2p अपॉन में आर क्यूब। एक चौथा फॉर्मूला अभी और आएगा, ई निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में p अपॉन में आर क्यूब। ये मैं आपको कल की क्लास में प्रूव करके दिखाऊंगा। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इन दोनों में बाद में हमें अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन भी पढ़ना है। तो 4 फॉर्मूले होते हैं तीव्रता के। पहला फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये आर दूरी पर, ये अक्षीय स्थिति में और ये निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और उसके बाद में दोनों को सिखाने के बाद इन दोनों में रिलेशन बताऊंगा, वो आगे की क्लास को कर लेते हैं। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।